सेम ओल्ड स्टोरी एज यूजुअल। फिर वही चीर फाड़, वही ऑपरेशन टेबल और एक और मरीज। थक गया हूं रोज की इस चीर फाड़ से। गरम मांस पर ठंडे औजार चलाते चलाते ऊब गया हूं मैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जैसे ये हाथ सीजर और स्कैल्पल्स के अलावा किसी और चीज को छू लेंगे तो शायद वो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अभी तो मुझे आखिरी पड़ाव तक जाना है। इतने सालों की मेहनत और माथापच्ची के बाद अब मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी मंजिल मेरी नजरों के बिल्कुल सामने है और मुझे उसे हासिल करना ही है, हर कीमत पर, हर कीमत पर। Well thought, doctor. Keep it up. But how? How long will it do? No, not now. At least not now, please. तो फिर कब डॉक्टर? कितना इंतजार करवा रहे हो? आखिरी पड़ाव तो हमेशा शून्य पर ही खत्म हो जाता है। शून्य में खत्म होने से बेहतर है कि तुम दरवाजे पर ही रुक जाओ। नर्व के कीड़ों पर ना तो कोई एनेस्थीसिया असर करता है, ना ही कोई सीजर। Damn it! कल जब मुझे हार बनाए जाएंगे, मेरी जयजयकार होगी तो तुम अपने आप को उस काल कोठरी में छुपा लेना जहां की तुम पैदाइश हो। मेरी शौहरत की हर मंजिल पर तुमने नाकामयाबी का जहर उगलाया, लेकिन मेरे कदम भी सख्ती से पड़े और तुम्हें हर बार मुक्की खानी पड़ी। डॉक्टर, इतने शातिर होने के बावजूद भी तुम इस भूल भुलैया को समझ नहीं पा रहे हो। दूसरी या तीसरी सीढ़ी से गिरने पर मौत नहीं होती, सिर्फ हाथ पांव ही टूटते हैं। मेरी मंजिल का वही पड़ाव है जो पड़ाव तुम्हारी आखिरी मंजिल है। खैर, इस बार सख्ती से कदम जमाने से कुछ नहीं होगा। खैर, कदम तुम्हारा है, कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो मुझसे बेहतर तुम ही जानते होगे। Get lost, you swine! तुम क्या सोचती हो? अपने साथ इतना बड़ा अन्याय करके मैं ये बाजी हाथ से जाने दूंगा? No, never. I took the fatal risk for my homemade success. मेरी जगह कोई और होता तो कब का उस ताज़र आते हैं दफा 302 के तहत उस दरवाजे को पार कर चुके होते जिसके बाहर मैं तुम्हें रुकने का आखिरी मौका दे रही हूँ। Now, stop it, doctor, stop it! No, never. मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। राज, ये क्या हो गया तुम्हें राज? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम यहाँ हाँ? क्या हो गया तुम्हें? यहाँ बैठो। कुछ भी तो नहीं। क्या हो? मुझे क्या हो? थके हुए से नजर आ रहे हो। नहीं। कुछ देर सो लोगे तो आराम मिलेगा। मैं तुम्हारी नहीं शीतल, मैं सो नहीं सकता। अगर मैं सो गया तो तुम यही रहो ना मेरे पास। हाँ, तुम्हें मेरे पास रहना ही होगा शीतल। अभी बहुत काम बाकी है। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। ये क्या हो जाता है तुम्हें राज? हाँ? मैं यही तो हूँ। हाँ, तुम्हारे पास बिल्कुल करीब। हाँ, तुम्हें मेरे पास रहना ही होगा शीतल। तुम मुझसे दूर होती हो ना तो ऐसा लगता है मेरे जिस्म की सारी ताकत शून्य में विलीन हो रही है और मैं किसी इमारत की 100वीं मंजिल से नीचे गिर रहा हूं। ऑपरेशन करने के लिए सीजर्स और स्कैल्पल्स उठाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कई टन भारी लोहा उठा रहा हूं। चीर फाड़ करते हुए हाथ पांव कांप जाते हैं मेरे। खून की गंध से मुझे काई आने लगती है। मैं तो समझती हूँ कि तुमने काम का बोझ कुछ ज्यादा ही ले रखा है। हाँ। क्यों ना डैडी से कहकर तुम्हारा ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में करवा ले, जहाँ कम से कम तुम्हें सीजर्स और स्कैल्पल से छुटकारा तो मिल सकेगा। नहीं शीतल, छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। अगर मेरी ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में होगी तो आई बाजी हाथ से निकल जाएगी। मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बना देने के बाद काउंसिल के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आने वाली जनरल बॉडी इलेक्शंस में चेयरमैन के लिए मेरा नाम ना देकर किसी और को सजेस्ट करें। शीतल, ये सीजर स्कैल्पल्स मेरी कामयाबी की 2 मोहरे हैं जिन्हें मैं चाहकर भी मात नहीं दे सकता। तो फिर इतनी परेशानी किस लिए? ये चिड़चिड़ापन, ठीक से ना खाना ना पीना ना सोना,
सारा दिन हॉस्पिटल में माथापच्ची और फिर देर रात तक इन किताबों में सर खपाना। तो क्या करूं जब कुछ हो नहीं सकता? जानती हूँ सारा कसूर मेरा ही है। मैं तुम्हारे शिट I'm sorry मेरा वो मतलब नहीं था। I'm really very sorry। मैं जानती हूँ बहुत बड़े सर्जन हो तुम, सोसाइटी में बहुत ऊंचा रुतबा है तुम्हारा। अक्सर ये सवाल तुम्हें चुप रहने के लिए मजबूर करता होगा ना। मैं तुम्हें शीतल इस टॉपिक पर बात ना ही हो तो बेहतर। नहीं राज, तुमने सिर्फ संतोष किया है, लेकिन फैसला करने के लिए अब भी एक रास्ता खुला है। क्या करोगे उस शोहरत का जिसका मान सम्मान करने के लिए तुम्हारे बाद कोई होगा ही नहीं? बंजर धरती पर फसल की उम्मीद में तुम्हारे सारे मोहरे पिट जाएंगे। ये सीजर्स और स्कैल्पल्स कब तक तुम्हारा साथ देंगे? देना पड़ेगा, हर कीमत पर देना पड़ेगा। ये जो सीजर स्कैल्पल्स मेरे इशारे पे नाचते हैं ना, इनकी गुलामी करनी पड़ी है मुझे यहां तक पहुंचने के लिए। ये कैसे मुझे धोखा दे सकते हैं? हाँ नहीं शीतल, अभी जिंदगी के कुछ आखिरी पड़ाव बाकी है और मुझे उनको भी तय करना है, और तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा उस अंत तक जो। ये क्या पागलपन है राज? कैसी बातें कर रहे हो? पिछले 16 साल से मैंने तुम्हारे हर कदम के साथ कदम मिलाया है, तुम्हारे साथ रही हूँ, लेकिन अब मुझसे तुम्हारा यूं पिस पिस कर जीना नहीं देखा जाता राज। तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाने के बाद तुम्हें मेरी ये बात माननी ही होगी। इसके लिए चाहे नहीं शीतल, देखो इंसान को ऊंचा उठने के लिए छोटे छोटे फायदों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। और फिर मैंने तुम्हें इस कमी के लिए कभी कोसा? हाँ, क्योंकि दोष मेरा है, कमी मुझ में है। कितनी बार तुम ट्रीट कर चुकी हो, लेकिन आशा की कोई किरण कभी नहीं। मैं जानती थी कि तुम्हारे करियर के लिए मेरे पापा की मिनिस्टर सपोर्ट बहुत कामगार साबित होगी, लेकिन तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाने के बाद तुम्हें किसी मोहरे की जरूरत नहीं होगी राज। शीतल पागल हो, देखो मेडिकल साइंस में अक्सर ऐसा हुआ है कि शादी के सालों बाद भी मिरेकल्स टू ऑफन हैपन। झूठी तसल्लियां बहुत सारी, और अब मैं जानती हूँ कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, और सच्चे प्यार की कीमत कुर्बानी से ही तो मिलती है। मैं तुम्हें बहुत ऊंची बुलंदी पर देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैडम, बुलंदियों पे पहुंचने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा पति एक कप कॉफी के बिना यहां से हिल भी नहीं सकता। बातों बातों में मैं भूल ही गई कि तुम्हारे लिए कॉफी लानी है। रुको, अभी ला। शीतल को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा है। अगर वो यूं ही जिद पर अड़ी रही तो डिवोर्स लेकर ही मानेगी। नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं। बच्चा नहीं हो सकेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? उसे मैं अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। हाँ, उसे मेरी बात माननी होगी, हर कीमत पर माननी होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर। कीमत लेने और देने का हिसाब तुमसे बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। दो कोड़ी की बकवास करके तुम क्या सोचती कि तुम बहुत बड़ा तीर मार लोगी? अपने आप को अर्जुन समझती हो क्या? नहीं, अभिमन्यु से तो एक चक्रव्यूह भी नहीं तोड़ा गया था। तुम तो रोज एक नया चक्रव्यूह रचते भी हो और उसे तोड़ भी देते हो। बहुत ही शातिर हो। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारी बकवास सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी तुम? जितनी बार चाहो उतनी बार बकवास करती रहो। तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है डॉक्टर, बहुत ही फर्क पड़ता है। मेरे आने से तुम्हारी चाल थोड़ी धीमी पड़ जाती है, तुम सोचने पर मजबूर हो जाते हो। थोड़ा रुक जाओ ना डॉक्टर, इतना तेज मत भागो। कछुए और खरगोश की दौड़ में फिर जीत कछुए की हो जाए, तुम्हें नींद आ जाए और अभिमन्यु फिर से मुसीबत में आ जाए।
पिछले 16 सालों से मैं सो नहीं सका, और अब तो नींद को भी मेरे साथ जागने की आदत सी हो गई। लेकिन मैं शीतल के जागने से परेशान हूं। अगर वो यूं ही जिद पर अड़ी रही तो, अगर उसे सचमुच मुझे डिवोर्स दे दिया तो वो तो और भी अच्छा होगा। कम से कम उसे श्राप से मुक्ति तो मिल जाएगी। तुम्हारा क्या, तुम्हारी पत्नी की सोची हुई बुलंदी तुम्हारे सामने है। फिर इतनी तेज दौड़ क्यों डॉक्टर? या फिर से किसी नपुंसक बॉस की तलाश में? लेकिन अफसोस की बात है कि शीतल को तुम शट अप। वो एक हादसा था, और मुझे पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम तो जानती हो कि उस हादसे की कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी मैंने। कामिनी की मां को ब्लड कैंसर था। बेशक बेशक, ब्लड कैंसर से मरी मां के कफन दफन और एबॉर्शन में आए खर्चों की बहुत भारी कीमत चुकाई थी। बाकी बचे नोटों से सिर्फ तुम स्कैल्पर्स और सीजर्स ही खरीद सकते थे, है ना? यस, वो कामयाबी की ओर मेरा पहला कदम था। जूनियर डॉक्टर से सीनियर प्रोफेसर बनने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था मेरे लिए। और वैसे भी एक नपुंसक बॉस के साथ कामिनी को कोई खतरा नहीं था, और कामिनी मुझे बहुत मानती थी। मेरे लिए कुछ भी करने को वो हमेशा तैयार रहती थी। राइट, तुम्हारे बच्चे की कुंवारी माँ भी तो बन गई थी ना, तुम्हारे करियर के लिए खतरे की घंटी। लेकिन तुम काफी इंटेलिजेंट निकले। होटल के रूम में अपने बॉस के साथ उसे अश्लील अवस्था में पकड़वाकर पूरे हॉस्पिटल में खलबली मचा दी थी। और उस सीनियर पोस्ट पर जिस पर तुम्हारी कब से नजर थी, तुम्हारे बॉस को खाली करनी ही पड़ी। कोई भी शख्स ऐसे मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या गलत कर दिया? हाँ, कुछ भी गलत नहीं किया तुमने। बस उस इलिटरेट क्लास से आई ना समझ कामनी के प्यार को बखूबी इस्तेमाल किया। ब्लड कैंसर से तड़पती माँ को 54 दर्जन भर शुगर कोटेड विटामिन भिजवा कर उसको यह एहसास दिलाते रहे कि तुम कामनी के लिए कुर्बानी के देवता हो। पर बदनाम हो जाने के बाद उसने अपनी कोख की दुहाई देकर जब तुमसे अपना नाम मांगा, तुमने एक्सीडेंट से रचे फ्रॉड से बने सर्टिफिकेट्स दिखाकर उसे अपना पिंड छुड़वा लिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक्सीडेंट का बहाना बनाकर मुझे खुद के साथ बलात्कार करना पड़ा था, वरना कामिनी की एक हिमाकत मुझे कानून के कटघरे में ला खड़ा करती। और आज कौन से कटघरे में खड़े हो डॉक्टर? हाँ? बेशक 17 साल पहले तुमने कामनी से अपना पिंड छुड़वा लिया था, लेकिन जाने से पहले अनजाने में ही वो तुम्हारा साइकोलॉजिकल रेप कर गई। कैसा लगता रहा तुम्हें डॉक्टर? Just shut up you! वो डिसीजन मेरी मजबूरी था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए वो बहुत छोटा सा बलिदान नहीं, मुक्ति था। नहीं तो आज तुम सलाखों के पीछे होते और शीतल सुखी परिवार में। क्यों नहीं देते तो इसे डिवोर्स? वो भोली औरत तो बेचारी ये भी नहीं जानती कि तलाक हो जाने के बाद उस पर कैसा तूफान टूट सकता है। खैर छोड़ो, अभी तो तुम्हें ऑल इंडिया मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। आखिरी पड़ाव की सीढ़ियां चढ़ने के लिए शीतल का कंधा बहुत मजबूत चाहिए तुम्हें। और वैसे भी इन तजुर्बों के लिए तुम्हारे पास काफी नॉलेज है। काफी है। तुम्हें कोई एतराज? अरे हाँ बाबा, कॉफी ही है। भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? अगर तुम्हें चाय चाहिए तो मैं वो भी बना। नहीं शीतल, मुझे कॉफी चाहिए थी। तुम कब आई? तभी जब तुम्हें मेरे कॉफी बनाने पर एतराज हो। नहीं, ये कभी कभी क्या हो जाता है तुम्हें राज? ऐसा लगता है जैसे कोई अद्भुत बात। नहीं शीतल, ऐसी कोई बात नहीं। अक्सर मैं ये सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभा पाऊँ। मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाने के बाद और ज्यादा काम के बोझ से शायद मैं तुम्हें वक्त न दे पाऊँ शीतल। ऐसा लगता है कोई अनदेखी शक्ति मुझे तुमसे दूर खींची जा रही है, और मैं बेसुध सा खड़ा बस देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी फिलॉसफी की बात सोचोगे ना तो काम से मन हट जाएगा। जानते हो ना,
नेक्स्ट वीक तुम्हें ऑल इंडिया मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड मिलने वाला है। पहले उसे रिसीव करने की तैयारी अरे हाँ, करो। मैं तो बताना ही भूल गया। एक्चुअली बहुत देर से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ सेरेमनी में उपस्थित डॉक्टर, साइंटिस्ट और मीडिया के लिए कुछ बोल दूँ। भाई आजकल मीडिया की सुर्खियों में जो रहते हैं वही तो सुखी रहते हैं। मार्वलस आइडिया। तुम्हारा भाषण न्यूज़पेपर्स में छपेगा तो इससे और सराहना मिलेगी, और सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी तुम्हारे सक्सेसफुल करियर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। राइट, लेकिन मेरे करियर में सक्सेस कहाँ से शुरू हुई ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। शीतल, तुम्हें याद है शादी के वक्त मेरा एक पेपर प्रिंट हुआ था जिसका प्रीफेस मेरे बॉस डॉक्टर विक्रम शर्मा ने लिखा था। उस प्रीफेस की शुरू की पंक्ति तुम्हें याद है? हाँ बिल्कुल याद है। क्या थी? लिखा था एवरीबडी इज फेटेड टू लिक डर्ट बिफोर टेस्टिंग सक्सेस। वैसे ही फिलॉसफी विक्रम शर्मा की हो सकती है। और वैसे भी कोई भी बड़ा शख्स अपना नाम ऊंचा रखने के लिए कुछ ना कुछ जुमले तो बना ही लेता है, और अपने भाषण और किताबों के प्रीफेस में डालने के लिए आतुर रहता। राइट, पर मुझे कभी किसी जुमले की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तुम्हें मालूम है राज, पड़ोस के मिस्टर धनंजय अब्रोल है ना, अपनी बीवी की 35वीं सालगिरह पर बहुत शानदार पार्टी दे रहे हैं। हमें भी बुलाया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि इस मौके पर उनको क्या गिफ्ट दूँ। तुम्हारे डैडी अब नहीं, वो शायद आउटडेटेड पॉलिटिशियन है, वो किसी काम के नहीं होंगे ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। एक काम करो ना, उन्हें किसी मिनिस्टर के पीआरओ से इंट्रोड्यूस करवा दो, या किसी इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन से। उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। बहुत बुरे हो तुम। मिसिज अब्रोल एक मिलनसार लेडी है, हाई सोसाइटी में उठना बैठना है उनका। ऐसे में उनकी मुलाकात लोगों से होती ही है। वो उनकी ज़रूरत है शीतल। आफ्टर ऑल धनंजय को भी तो आने वाले इलेक्शंस के लिए टिकट चाहिए कि नहीं चाहिए, वरना उसकी कश्ती तो डूबी समझो। अच्छा छोड़ो। और फिर मिसिज अब्रोल 35 की हुई हैं, 50वीं सालगिरह तक आते आते ना सिर्फ साड़ीज और ज्वेलरीज ही आएंगी गिफ्ट में, देख लेना। अच्छा छोड़ो तुम। जानते हो मिसिज तनेजा की बेटी ने मॉडलिंग फाउंडेशन कोर्स में फर्स्ट पोजीशन ली है। अच्छा, बड़ी खुश है आजकल वो। भाई क्यों ना होगी वो खुश। वो जो चाहती थी बेटी को बनाना, वो बन गई। कह रही थी कि अपनी बेटी का रिज्यूम जगह जगह फ्लोट कर चुकी है, और कोई कंपनी ढूंढ रही है उसे लॉन्च करने के लिए। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? अपनी बेटी की जगह जगह नुमाइश करना कोई अच्छी बात है? देखो शीतल, वो मिसेस तनेजा की हेड है, वो क्या करे क्या ना करे उससे हमारा क्या लेना देना है। हाँ ठीक कहते हो, हमारा क्या लेना देना। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, क्या आज डिनर का कोई प्रोग्राम नहीं? जी भैया हाँ, पेट में चूहे भी कूदने लग पड़े हैं। कॉफी लाने से पहले मैं खाना रखाई थी गर्म करके, अभी लाती हूँ। यानी कि एक ड्रिंक लेने के लिए मेरे पास काफी समय है ना। बहुत बुरे हो तुम। डॉक्टर 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 What? कब तक रोज रात को शराब पर भरोसा करते रहोगे डॉक्टर? आधे होश में भी दुनिया चलती रहती है। डॉक्टर, या फिर धनंजय अब्रोल और मिसिस तनेजा के तरीके क्यों नहीं अपनाते? वो भी तो इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। हाँ, अरे नहीं, लेकिन कैसे? तुम तो डॉक्टर राज ओबरॉय हो, महानता की प्रतिमा। तुम तो अपना सिस्टम खुद बनाते हो ना। हाँ? गरम मार्ग पर ठंडे औजार चला चला कर कितना हसीन तजुर्बा है, कितना मददगार साबित होगा, है ना? तुम्हारी बकवास सुन सुनकर कान पक गए हैं मेरे, पागल हो गया हूँ। जी तो चाहता है तुम्हारा गला ही घोट दूं। घोट दो ना डॉक्टर, घोट दो। छोड़ो मुझे। कम से कम तुम चैन की नींद तो सो पाओगे। छोड़ो। पर कैसे? अभी तो तुम्हें बहुत से गुल खिलाने हैं, है ना? तो बहुत से गुल खिलाने हैं तुम्हें। जब देखो वो तनेजा, तुम क्या कभी शीतल को ये कह पाओगे, उसे बता पाओगे कि तनेजा और अब्रोल ऐसे वजूद डॉक्टर राज ओबरॉय के ही सिक्के के दो पहलू हैं? think about the season. Shut up.
Just get lost, you bloody bitch! Get lost! हेलो मिसेस ओब्रॉय, लगता है डॉक्टर साहब के आने का इंतजार हो रहा है। हो आइए मिसेस तनेजा। नहीं, वो दरअसल थोड़ा काम पड़ा था, सोचा उनके आने से पहले ही खत्म कर दूं। इसका मतलब है मैं गलत समय पर आ गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो दरअसल आज मैं कुछ काम से बाहर चली गई थी। तो आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। थैंक्स। वैसे मैं सोच रही थी आप घर पे सारा दिन अकेली बोर नहीं हो जाते? डॉक्टर साहब के अलावा कोई और है भी थोड़ी इस घर में। अच्छा नहीं लगता होगा आपको? नहीं मिसेस तनेजा, जब वो घर पर होते हैं ना तो हम यहाँ वहाँ की बातें करके ही टाइम निकाल लेते हैं, और उनकी एब्सेंस में मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। और जब मैं कभी बहुत बोर हो जाती हूँ ना तो उनकी लिखी किताबें पढ़ लेती हूँ। और आप बताइए मिसेस तनेजा, आज बहुत देर बाद आना हुआ हमारे यहाँ। रुचि बेटी कैसी है? पूछिए मत, रुचि ने तो मेरे नाक पे दम कर रखा है। बड़ी प्यारी बच्ची है, जब भी कभी मिलती है ना बड़े प्यार से पेश आती है। वैसे कभी कभी आपके बारे में सोचती हूँ तो भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास, बस एक औलाद की कमी है। आप डॉक्टर साहब से कहिए किसी और गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट क्यों नहीं करती? क्या पता कभी किसी और की मेडिसिन काम ही कर जाए। राज खुद मुझे कितनी बार एग्जामिन कर चुके हैं, भला उनसे बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है? माना डॉक्टर राज एक मशहूर सर्जन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस मामले में भी उनकी राय 100% सही हो। कोई और डॉक्टर उम्मीद जता सकता है। नहीं मिसेस तनेजा, इसकी ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं हुई, और वैसे भी मैं उनके पेशे के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। आप जैसी लेडी के साथ ऐसा अन्याय तो भगवान का घिनौना मजाक ही लगता है। आप जानती हैं मिसेस तनेजा, मिस्टर धनंजय अब्रोल अपनी बीवी की 35वीं सालगिरह पर बहुत शानदार पार्टी दे रहे हैं। हमें भी बुलाया है। अरे क्यों नहीं देगा पार्टी? मर्दों के चोंचले आप नहीं जानती। अगर मिसेस अब्रोल उसे अपनी जूतियां भी साफ करने को कहेंगे ना तो वो भी करेगा। आगे है तो जोरों का गुलाम। अरे नहीं मिसेस तनेजा, सुनने में आ रहा है कि धनंजय अब्रोल आने वाले इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, और जनरल मैंडेट तो ये बता रहा है कि जीत निश्चित तौर पर धनंजय अब्रोल की ही होगी। कल आप जब पार्टी में 8-10 मिनिस्टर्स, 1-2 MLAs देखेंगी ना, खुद ही समझ जाएंगे धनंजय साहब की जीत का राज। ना 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 ना, यहाँ आप समझने में गलती कर गई। इसमें धनंजय साहब की कोई करामात नहीं है। ये तो मिसेस अब्रोल हैं जो सब मैनेज करती हैं। आखिर उन्हें भी तो अपना पत्नी धर्म निभाना है। इसका मतलब? बात बहुत मामूली सी है। अब आपकी गोद नहीं भरी तो आप भगवान को दोष नहीं देती। इसमें गलती आपकी नहीं है, आपके संस्कार आपके आगे आ जाते हैं। आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाती, यहाँ तक कि भगवान को भी दोष नहीं देती हैं। इसमें मेरी क्या गलती है मिसेस तनेजा? अगर भगवान की तरफ से ही मुझ में कोई कमी रह गई है तो इसमें मेरा क्या दोष? एक ऐसी कमी जो शायद ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। जब चीज़ भगवान के हाथ में नहीं होती ना तो इंसान के हाथ में आ जाती है। आप कहना क्या चाहती हैं? बात बहुत मामूली सी है। मिस्टर एंड मिसेस धनंजय अब्रोल को ही ले लीजिए। मर्द का साथ मिलने पर ही औरत घन संसार को सुखी बनाती है, लेकिन जब मर्द ही औरत का साथ लेने लगे तो बागडोर औरत को संभालनी पड़ती है। धनंजय साहब ने पॉलिटिक्स में कदम तो रखा, लेकिन वीक पॉलिसीज और जी हजूरी के चलते हुए वो मुकाम हासिल ना कर पाया जो उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। फ्रस्ट्रेशन और नशे की लत में धुत अपनी खींच अपनी बीवी पर निकालने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। आप क्या कह रही हैं? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप समझने में गलती कर रही हैं, आप कुछ समझ नहीं रही हैं।
इसका मतलब मिसेस एब्रोल ने मिसेस एब्रोल धनंजय की नाकामयाबी से तंग आकर मिसेस एब्रोल ने भागदौड़ भगवान के हाथ से छीन ली और अपने दरिद्र के चित्रे सेंटर के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर की चौखट पे जाकर फाड़ डाले। लेकिन अगर उसे यही करना था तो फिर वो धनंजय के साथ क्यों चिपकी रही? अब आपके कहने के मुताबिक धनंजय तो उसके लिए राक्षस बन चुका था ना। वो यहाँ आप समझने में चूक कर गई। उसे बुढ़ापे से शोहरत पाने के लिए हुस्न तो था, लेकिन बुढ़ापे में मंत्री की बीवी कहलाने का अवसर भी तो चाहिए था। साड़ीज और जूलीज गिफ्ट करने वाले पीआर और एमएलएस भी तो वो चाहती थी। अपने पति के पॉलिटिकल करियर को प्लम्बिंग बूस्ट देके उसे एक परफेक्ट हस्बैंड मिल गया। ऐसी सोच मिसेस एब्रोल की हो सकती है, लेकिन हर औरत एक जैसी नहीं होती है मिसेस तनेजा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अपने पति के पॉलिटिकल करियर को बूस्ट देना कोई गलत बात तो नहीं। और इस रेस में अगर लगाम मिसेस एब्रोल ने पकड़ ली तो गलत क्या किया? आपकी बातें मुझे परेशान कर रही है मिसेस तनेजा। मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे दूर होकर वो किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं भी चाहती हूँ परिवार हो, बच्चे हो, लेकिन आई एम सॉरी मिसेस ओब्रॉय, लगता है अनजाने में मैंने आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया। आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, मेरा मतलब आप कुछ अपसेट लग रही हैं। मैं नहीं तो मैं सोच रही थी कि आप कब से आई हैं। मैंने आपको चाय ठंडे के लिए तो पूछा ही नहीं। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। अरे बेवकूफ़ आप नहीं, बेवकूफ़ तो मैं हूँ। जिस बात के लिए आई थी वो बात ही बताना भूल गई। कौन सी बात? आपको तो पता है कि रुचि मॉडलिंग फाउंडेशन कोर्स में फर्स्ट आई है। अरे वाह। अभी आप उसकी अच्छी किस्मत समझिए कि उसका सिलेक्शन कैक्टस नामक पब्लिकेशन में हुआ है और वो उसके कवर फोटो सेक्शन के लिए सेलेक्ट हुई है। अरे वाह मिसेस तनेजा, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स। मुबारक से काम नहीं चलेगा, आपको डॉक्टर साहब को उसके इनॉग्रेशन फंक्शन पे आना होगा। फंक्शन कब है? नेक्स्ट फ्राइडे 3:30 बजे। नेक्स्ट फ्राइडे 3:30 बजे? ओह आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल ही गई कि नेक्स्ट फ्राइडे को तो राज को मेडिकल बनाया जा रहा है, तो इसके लिए हमें उनके फंक्शन में जाना पड़ेगा। एनीवेज कोई बात नहीं, करने कॉन्ग्रेचुलेशन टू डॉक्टर साहब इन एडवांस। श्योर। मैं चलती हूँ, लेकिन हम रुचि बेटी को मुबारकबाद देने के लिए ज़रूर आएंगे। यू आर श्योरली वेलकम। ओके, आई विल बी टेकिंग योर लीव। बाय बाय। ओह डॉक्टर राज, आप गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिसेस ओब्रॉय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस तनेजा। सॉरी अजी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्यों, क्या गुस्ताखी हो गई हमसे? गुस्ताखी जुर्म कहिए, जुर्म। छूट? आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाले हो, हमें खबर तक ना हुई। ऐसे ये तो आपके रूटीन मैटर्स हैं। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिसेस तनेजा। एक्चुअली हम सोच ही रहे थे कि सेरेमनी के बाद हम आपको रुचि बेटी को घर पे इनवाइट करेंगे। श्योर, यू आर वेलकम। वैसे एनीवेज आई एम गेटिंग लेट, रुचि घर पे आई गई होगी। Okay. ओके, बाय बाय। ये मिसेस तनेजा कैसे आई थी? या फिर सिरदर्द का शिकार हो गई थी या बहुत ज़्यादा बोलने की बीमारी लग गई थी? कॉफी लाऊं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने तुमसे मिसेस तनेजा के बारे में पूछा। अपनी बेटी के इनॉग्रेशन फंक्शन में इनवाइट करने आई थी। क्या बात है शीतल, इतनी बेरुखी क्यों? भाई मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई मेहमान नहीं हूँ। तुम ऑफिस से थके हुए घर आए हो, यही पूछा है कि कॉफी लाऊं? लेकिन ये पहली बार तुमने मुझे कॉफी के लिए नहीं पूछा है। क्या मिसेस तनेजा ने कुछ? भला वो मुझसे क्यों कुछ कहेगी? और उसके कहने ना कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर इतनी बेरुखी क्यों? राज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। शीतल देखो, अगर तुम फिर वही टॉपिक शुरू करना चाहती हो तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस बात पर सोचने पर कुछ हासिल है नहीं, उस पर सोचना ही क्यों? सोच मेरी नहीं तुम्हारी गलत है राज। 16 साल से मैं चुप इसलिए थी
क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे करियर के लिए मेरे पापा की मिनिस्ट्रियल सपोर्ट बहुत कामगार साबित होगी। लेकिन तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाने के बाद तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। Damn it! Shut up! तुम क्या सोचती हो? तुम्हारे बिना राज अगुराय का वजूद मिट जाएगा? हाँ? वो शून्य में विलीन हो जाएगा? हाँ? No, never. 16 साल पहले मैंने तुमसे शादी की थी। तब से जानता हूं कि कभी बच्चा नहीं हो सकेगा। लेकिन तुम्हारी मान, तुम्हारी मर्यादा को अहमियत देकर तुम्हें अपने साथ रखकर यह पथरीला सफर तय करता रहा हूं मैं। मानता हूं कि मेरे सक्सेस में तुम्हारे पिता का भी कुछ योगदान रहा है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा या तुम्हारे पिता का कोई हक बनता है। लेकिन मेरा अपना भी तो कोई अस्तित्व है, बिल्कुल है, और वो मुझसे जुड़ा है। आज 16 साल के बाद तुम मुझे डिवोर्स दोगी तो ना जाने इसके लोग क्या मायने लगाए जाएंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि लोग जो पिछले 16 साल से जान रहे हैं, बस वही जानकर संतोष रखें। I'm sorry राज, अब ये मुमकिन नहीं। शीतल, मेरी बात सुनो शीतल। हल मत दियो। I won't let it happen। सुनो तुमने, कभी नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, तो मुझे डिवोर्स दोगी तुम? हाँ, ब्लडी हेल, कभी नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो फिर तुमने क्या सोचा डॉक्टर? Hey, you just shut up। वो मेरी पत्नी है, सुना तुमने? और हर एक औरत के सुख और दुख से जुड़ा इसके पति का रेपुटेशन। अगर मेरे करियर में मेरी पत्नी का योगदान है तो इसमें गलत क्या है? हाँ, हर एक इंसान ऊंचा उठना चाहता है, बुलंदी छूना चाहता है। अगर मैंने अपनी मेहनत और अपने दिमाग से ऊंचाई की कामना की तो क्या भूल की? और कामने को भूल गए तुम? भूल गए कहना बहुत ही गलत होगा, है ना? भूल के कहना बहुत ही गलत होगा। तुम्हारे जैसे कैलकुलेटिव आदमी कभी भी कुछ भी नहीं भूलते, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो हमेशा हर चीज को उसके सही पिजन होल में रखते हैं, कभी मात नहीं खाते। और फिर वो तो कामनी बेचारी इलिटरेट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसे सीजर्स और सर्टिफिकेट्स की जगह तुम चिकनी चुपड़ी बातों और टैबलेट्स से भी समझा सकते थे ना? हाँ, लेकिन उस वक्त कामिनी को समझा पाना अपने लिए ऑफर्ड बोर्ड लेना था। अपने करियर का सुनहरा मौका छोड़ मैं किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहता था। मेरी रेपुटेशन का सवाल था। वो रेपुटेशन जिसे कामनी किसी देवता के वरदान से कम नहीं समझती थी। उसे लगता था कि तुम्हारे इलाज से उसकी माँ मौत के मुंह से बाहर आ जाएगी, लेकिन तुमने उसके यकीन को कुचल डाला उसके यकीन को। और उसके पेट में सांस लेता हुआ तुम्हारा पाप। वो एक हादसा था, और मैंने कभी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वक्त की करवट ने मुझे ऐसे दुराहे पर ला खड़ा कर दिया जहां से अपनी मंजिल के लिए मैंने दूसरा मोड़ ले लिया। तो क्या गलत किया? और वो प्यार जो कामनी के लिए उसकी जिंदगी संवारने का आखिरी मौका था, आखिरी आशा थी। तुम चाहते तो उसे मिल सकता था। सीजर्स और सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती डॉक्टर, लेकिन तुम्हारी लंबाई का टेप फॉर्म इस तरह फैला हुआ था और इस कदर जोड़ के आंकड़ों के इतने लंबे मीलों जैसा फैला था। इतनी ऊंची छलांग कामनी कैसे लगाती? उसने मजबूर होकर अपने कोक की दुहाई देकर जब रोई तो तुमने अपने प्रोफेशन को बदनाम कर दिया। होल्ड इट, बस इससे ज्यादा बोलने की हिमाकत मत करना। मेरे हिमाकत के आंकड़ों का कद बहुत छोटा है, तुम्हारी नजर से बहुत नीचे। देखो संभालो डॉक्टर, संभालो। दुनिया बहुत बड़ी नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ शीतल। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं नहीं मानती। पूरे देश को तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसीलिए तो तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। हाँ। और जानते हो, मिस्टर एंड मिसेस एब्रोल तो खुद मेरे पास आए थे मुबारकबाद देने के लिए। जानता हूँ शीतल, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम ना होती तो मेरा क्या होता। इस सम्मान को शेयर करने के लिए
तुम्हारा हंसता खेलता परिवार होता। ओहो, तुम ही तो हो मेरा पूरा परिवार। नहीं राज, अब फैसले की घड़ी आ गई है। मैंने वकील से बात कर ली है और सेपरेशन के लिए हमें 6 महीने एक दूसरे से अलग रहना है। सीता, लेकिन तुम्हारे इस फैसले में मेरी रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए ना? इस रजामंदी पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। शीतल प्लीज, इस टॉपिक पे बात बाद में भी हो सकती है ना? तुम तो जानती हो कि आज रात की फ्लाइट से मुझे दिल्ली भी जाना है और वापस आकर चार्ज भी संभालना है। जानती हूँ जनाब, और जरूरत के मुताबिक जो भी सामान चाहिए वो मैं पैक कर चुकी हूँ। यानी कि एक ड्रिंक लेने के लिए मेरे पास काफी टाइम है, हाँ? और हाँ, अगर पीछे से अकेला महसूस करो तो मिसेस तनेजा के यहाँ हुआ, इसी बहाने उन्हें कंग्रेचुलेट भी कर देना और तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम भी काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाना। ओके स्वीटहार्ट। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। इवनिंग मिस्टर रॉय। गुड इवनिंग। माफ करना, आपसे बिना इजाज़त लिए मैं आपके घर में घुस आया। एक्चुअली आपका नया पड़ोसी, सोचा इसी बहाने आपसे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी और डॉक्टर साहब आपको अपनी प्रमोशन पे मुबारकबाद भी दे सकते। वेलकम वेलकम मिस्टर दीपक Well, Mr. Agnihotri, nice to meet you. Why don't you join us, please? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वैसे ये शहर कहने को बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे नाम के लोग यहाँ पे रहते हैं। आपका काम और रुतबा इतना ऊंचा है कि आपको हर एक इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता है। मेरे लिहाज से आपको राजधानी में होना चाहिए था या फिर किसी मेट्रो सिटी में। क्या आप शुरू से जम्मू में? नहीं नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल चिलानी के एक बहुत ही छोटे से गांव से अपना करियर शुरू कर मैं मुंबई चला गया, जहां मेरी मुलाकात इनसे हुई और फिर शादी के 1 साल बाद ही मुझे ट्रांसफर होकर जम्मू आना पड़ा। तब से बस यही गुजर रही है। वंडरफुल, आप बहुत किस्मत वाली हैं मिसेस शीतल ओबराय कि आपको ऐसे पति मिले। नाउ दैट्स अ सरप्राइज फॉर मी। आप तो मेरी पत्नी का नाम ही जानते हैं। अरे कोई खास बात नहीं हो तो। क्या लेंगे आप? मेरा मतलब चाय या कॉफी? कमाल करती हो शीतल, पति के हाथ में शराब और मेहमान से बेतकल्लुफी। विस्की चलेगी मिस्टर अग्निहोत्री? बहुत साल पहले चली थी जनाब, अब तो दौड़ती है। मतलब? कुछ खास नहीं साहब, पीनी शुरू की थी, अब तो होश नहीं रहा। ऑन द रॉक्स प्लीज। शराब में आ गई हो तो चलने का मजा, पानी और सोडा तो प्लीज। एनीवेज फॉर योर सक्सेस। थैंक यू मिस्टर अग्निहोत्री। वैसे कितनी अजीब बात है, पिछले कुछ मिनटों से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये मालूम नहीं हुआ कि आप करते क्या हैं। और हाँ जी, आप ही के ठुकराए पड़ाव से मैंने अपना सफर शुरू किया। मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। कुछ खास नहीं, मुंबई में एक छोटे से टाइपिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंस्ट्रक्टर था। ओके। अच्छा काम चल रहा था, अच्छी नौकरी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये अचानक एक तूफान आया, सब कुछ बहा कर लगा। मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ बहुत से ठोकरे खाने के बाद मैं थोड़ा सा समझ सका। तो मतलब काफ़ी संघर्ष करना पड़ा आपको? हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती थी, इसलिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब है। प्लीज़। थैंक यू। आज ईश्वर की वजह से मेरा अपना एक मॉडलिंग चैनल है। मीडिया सेलिंग में एक छोटा सा नाम भी है। आपको शायद मालूम होगा, हमारे शहर में इसी ज्वेल चौक में मैंने अपना एक नया यूनिट खोला। अच्छा। ओह, तो कैक्टस नाम की मैगजीन के मालिक आप ही हैं? अब मेरी हैरान होने वाली बारी है मिसेस शीतल। आप तो मुझे बिना जाने पहचानती। हाँ, दरअसल वो हमारे पड़ोस में मिसेस तनेजा है ना, उनकी बेटी का सिलेक्शन शायद आप ही की मैगजीन में हुआ है। वो हमें इनवाइट करने आई थी, लेकिन और आपने धोखा दे दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल उस दिन मैं जानता हूँ मिसेस ओबराय, मेरा फंक्शन कोई खास मतलब नहीं रखता, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। वैसे डॉक्टर साहब, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कैसे फ्यूचर प्लान्स मिस्टर अग्निहोत्री? हमारा प्रोफेशन तो बस पेशेंट्स को ऑपरेशन टेबल से जिंदा वापस लाने तक का ही है। बहुत मेहनत और बारीकी का काम रहता है। वन रॉन्ग कट एंड द थिंग्स गो हेयर बाय। क्या हमारा छोड़िए, अपना बताइए। काफी रंगीन पेशा है आपका। रंगीन तो ज़रूर है डॉक्टर साहब, लेकिन रंगों को चुनने में और मोल तोल करने में
हमें भी बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। चलिए आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक्चुअली हमें अपने कवर मैगजीन्स फोटोज़ के लिए एस्पायरिंग, खूबसूरत, इंटेलिजेंट फीमेल्स चाहिए। बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं जिनमें से हम काट छांट कर सिर्फ उनको कॉल करते हैं जो हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठे। एक बार तो ऐसा हादसा हुआ कि हमें ओवरनाइट थ्रू आउट वर्ल्ड पब्लिकेशन रोक देनी पड़ी। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? क्या लड़के की जगह लड़की की फोटो तो नहीं? अरे नहीं मिस्टर रॉय, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि जिस लड़की को मैंने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, शी डिड नॉट टर्न अप द नेक्स्ट डे। उसकी जगह कोई दूसरी आ गई। फोटोग्राफर से उसने क्लिक किया और मास्टर शीट रोलिंग के लिए भेज दी। और उसके बाद मैगजीन्स भी छप गई। जब दूसरे दिन डिलीवरी वैन्स वो मैगजीन लेकर जाने लगी तो मुझे पहली वाली लड़की का फोन आया जिसने अपनी एब्सेंस के लिए मुझसे माफी मांगी। मैंने सोचा कि अगर ये वो लड़की नहीं है तो कौन किसका मैगजीन पे फोटो चला गया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक नहीं तो दूसरी सही। ठीक कहा बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली जो कवर मैगजीन पे हमारे फोटो जानी थी वो तो ब्लैंक चला गया, उसमें कोई फोटो ही नहीं थी। किसी ने हमारे साथ हिमाकत कर दी और हमें भुगतान करना पड़ा। वेल मिस्टर अग्निहोत्री, आप जैसे इंटेलिजेंट इंसान से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आपके कोई औलाद नहीं है डॉक्टर? हाँ वो आई मीन अनफॉर्चुनेटली। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा रसोई से माफ करना डॉक्टर साहब, शायद मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। नहीं। मेरा मतलब नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, ऐसी कोई बात नहीं। ये सच्चाई तो सारी दुनिया जानती है, इसमें छुपाने लायक कुछ भी नहीं। बच्चे की कमी तो है लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या ही कर सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं आपके दुख को अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन मैं आपके बड़प्पन का कायल हूँ डॉक्टर साहब। इतने सक्सेसफुल अपॉर्चुनिस्ट होने के बावजूद भी आप और मिसेस शीतल ओबराय एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं। अगर कोई दूसरा होता तो शायद रास्ते अलग हो गए होते। क्या कभी इस बारे में कभी सोच नहीं आया आपको? जी नहीं, कभी नहीं। अब तो आपकी जिंदादिली देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगी है डॉक्टर साहब। अगर आपकी जगह शायद मैं होता तो क्या करते हैं आप मिस्टर अग्निहोत्री? शायद वही करता जो आपने किया, या शायद नहीं करता। अब देखिए ना, भगवान बनना तो बहुत मुश्किल बात है ना डॉक्टर साहब। अक्सर इंसान भगवान बनने की फिराक में त्रिशंकु ही बन पाते हैं। इसलिए मैंने इंसान बना ही ठीक समझा। और श्योर। क्या आपकी पत्नी बच्ची को जन्म देते ही ओह आई एम सॉरी। नहीं, पहले मर जाती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। व्हाट? हाँ, एक बदचलन औरत थी। दूसरे दिन मैं समझ गया था कि ना जाने कितने मर्दों के साथ वो अपना बिस्तर गर्म कर चुकी थी। मैं जानता था वो अपनी कोख में ना जाने किसका पाप छुपाया है, चाहता तो, लेकिन इंसान बना। और वो बच्ची? अरे छोड़िए ना डॉक्टर साहब, ये किन पचड़ों में पड़ गए। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, इंसान का बड़ा या छोटा बनना, उसमें औरत का बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए ना, अगर मैं अपनी मोहब्बत को पा लेता तो शायद मैं अपनी कंपनी का मालिक नहीं होता, और अगर मेरी बीवी बदचलन ना होती तो मैं आज किसी क्रॉस रोड पे होता और दूसरा रोड अपनी जिंदगी के लिए ले ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ मिस्टर अग्निहोत्री। इंसान का ऊंचा बड़ा बनना उसकी मेहनत और उसके तकदीर का नतीजा होता है। औरतों को अच्छा या बुरा बनाकर अपनी चाले चलने वाले नपुंसक खिलाड़ी जिंदगी को सिर्फ एक शतरंज मानते हैं और शायद अक्सर मात ही खाते हैं। आप हमेशा जीतते हैं डॉक्टर साहब। हार सभी को बुरी लगती है ना मिस्टर अग्निहोत्री। और
और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप जानते होंगे तो ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि उसमें फेलियर नाम का पन्ना कभी आया ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया है अपनी मेहनत और अपने दिमाग से पाया है। मुझे कभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए आप अपनी पत्नी को तलाक देने से घबरा रहे हैं डॉक्टर। How come you know about that? आपने मेरी बात शायद गौर से सुनी नहीं डॉक्टर। मैंने आते ही कहा था ये शहर बहुत छोटा है लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे नाम के लोग यहाँ पे रहते हैं। आपका और मिसेस ओबराय का डिवोर्स केस मिस्टर बख्शी हैंडल कर रहे हैं ना, एंड ही इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट कलीग। वो शीतल की नासमझी है। उसे लगता है कि वो मुझे बच्चा नहीं दे सकी, इसका जिम्मेदार वो खुद को मानती है। ठीक ही तो समझती है वो। नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, वो मेरी पत्नी है। उसके साथ रखने का मुझे पूरा हक है। उसके साथ होने से मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी मंजिल को पालूं। हाँ। आप तो शतरंज खेलने लगे डॉक्टर। हाँ? प्लीज। अभी आप ही ने कहा ना कि आदमी का बड़ा या छोटा बनना उसकी मेहनत और उसकी तकदीर होता है। अच्छा, हो सकता है मैंने गलत कह दिया होगा। हजारों ऑपरेशंस किए हैं आपने डॉक्टर साहब। हैव यू एवर परफॉर्म्ड अ कैस्ट्रेशन? कभी किसी को नपुंसक किया? किया, कई बार किया। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर अग्निहोत्री? देखिए, मरीज को अक्सर एक्सीडेंट के बाद या फिर किसी बीमारी के बाद कैस्ट्रेट करना पड़ता है, और इसका तो हम उसे सर्टिफिकेट भी देते हैं, कोई लीगल काम तो नहीं करते इसका। हमारा भी एक पेशा है डॉक्टर साहब। हजारों एप्लीकेशंस आती है, उनमें से काट छांट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन एक बात का हमें हमेशा से गरूर रहता है कि आपके पेशे के मुताबिक हमें अपने क्लाइंट्स को सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। ओह, मतलब काफी रंगीन मिजाज है आप। इसीलिए मिसेस तनेजा आपकी इतनी तारीफ कर रही थी। वैसे मिस्टर अग्निहोत्री, मुझसे पूछे ना तो ये एक ब्लैकमेलिंग रैकेट है जिसे आप लोग अपना पेशा समझते हैं। भोली भाली लड़कियों को। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे धंधे को कोई भी बदनामी का नाम देने का आपको कोई हक नहीं। इट्स अ प्रोफेशन एंड इट बिकम्स अ प्रोफेशन व्हेन इट काउंट्स टू बी अ प्रोफेशन। आपको आपका बिजनेस मुबारक हो मिस्टर अग्निहोत्री, लेकिन अफसोस मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं। अब देखिए ना, आपको इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे प्रोफेशन हैं और 10:40 पर तुम्हारी फ्लाइट है राज। मेरे ख्याल से अब खाना खा लेना चाहिए। यस। वेल मिस्टर अग्निहोत्री, आई मस्ट से आई एम गेटिंग लेट फॉर माय जर्नी। व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर डिनर? नो। अब तो आना जाना लगा रहेगा डॉक्टर साहब। आई थिंक आई एम ड्रंक नाउ। आई मस्ट टेक योर लीव। ओके, नाइट। गुड नाइट मिस्टर अग्निहोत्री। नाइट मिसेस राइट। अजीब आदमी है, लेकिन है दिलचस्प। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। आप और ये सूटकेस, लगता है कहीं जा रही हैं आप? अब ठीक समझा आपने मिसेस तनेजा। चले तो मुझे बहुत पहले ही जाना चाहिए था। उस दिन आपकी बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी आपके बारे में, कितना बुरा भला सोच रही थी। लेकिन अब समझ में आया है कि आप कितनी सही थी। मैं आपसे बड़ी हूँ और इसलिए शायद ज़िंदगी के पत्थर मैंने आपसे ज़्यादा देखे हैं। खुद अपने बारे में फ़ैसला लेने से मैंने कई सामान राख कर दिए, लेकिन एक
पतझड़ के आने से पहले एक फ़ैसला ले ही लिया जो आज आप लेने जा रही हैं। मैं जानती हूँ मिसेस तनेजा, आपके पति ने आपके साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया। औरतें अक्सर मर्दों की कमज़ोरी होती हैं। नहीं मिसेस ओबरॉय, अगर उसकी नज़र बाजारू औरत तक महसूस होती तो मुझे बर्दाश्त था। उसने तो घर में ही अयाशी का अड्डा बना लिया था, मुझे तो ये भी मंजूर था। मिसेस तनेजा, अगर आपको ये सब भी मंजूर था तो फिर आपने उनको छोड़ा क्यों? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब बात उसकी औलाद की हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपका मतलब आपके पति? हाँ मिसेस ओबरॉय, पत्नी थी मैं उसकी, और उसकी आंखों से टपकती लार से अंदाज़ा लगा सकती थी अपनी बेटी को किस नज़र से देखता था। इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कदम उठाता, मैं अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से निकल गई। इंसान के इतने गंदे रूप के बारे में सोचकर भी मुझे घृणा आती है। मिसेस तनेजा, मेरी सहानुभूति पूरी आपके साथ है। नहीं मिसेस ओबरॉय, सहानुभूति की ज़रूरत मुझे आज नहीं तब थी जब मैं उस राक्षस के चंगुल में थी। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जैसे तैसे हो सके मैंने अपनी फैमिली को सेटल किया। आप जैसी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने परिवार को पालने के लिए हाथ पांव मार सकने थे हमारे। मुझे इस चीज़ के लिए भगवान से भी कोई शिकायत नहीं। हाँ, आपने सही कहा मिसेस तनेजा। मैंने भी एक सावन को आने की दावत दी है, और अब देखना है कि पतझड़ का रुख क्या हो। मैं समझ सकती हूँ, आपने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, और डॉक्टर राज एक बहुत ही अच्छे इंसान है। अनजाने में उनके साथ की गई नाइंसाफ़ी आपके लिए एक बोझ था, और फिर आपका अपना अस्तित्व तो मायने रखता है। आपने जो भी फैसला लिया बहुत सही लिया। सही कहा आपने मिसेस तनेजा। मैं नहीं जानती मिसेस तनेजा कि अब आपसे मुलाकात होगी भी या नहीं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी की हर मंजिल पर कदम रखने से पहले मैं आपको ज़रूर याद करूँगी। आपकी प्रेरणा हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब मैं चलती हूँ मिसेस तनेजा। मिसेस ओबरॉय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उस दिन आपके घर आने से पहले मैं दीपक अग्निहोत्री से मिल चुकी थी। जानती हूँ। जी मिस्टर गोयल, नहीं ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं जी। नहीं, इट्स अ रूटीन मैटर। आप कभी भी आ जाइए मेरे क्लिनिक में, मैं बाकी सारे टेस्ट करके आपको पूरी डिटेल समझा दूँगा। देखिए, हमारे लिए रोज़ की बात है, आप घबराइए मत जी। अब देखिए, मेडिसिन भी एक टाइम तक ही असर करेंगी ना जी। हाँ, आप आ जाइए, मैं टेस्ट करके आपको पूरी समझा दूँगा जी। ओके, गुड बाय। फिर वही दवा चौकड़ी, फिर वही चीर। अरे थक नहीं जाते आप डॉक्टर साहब? मिस्टर अग्निहोत्री, आइए। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। अजी क्यों देखेंगे? अरे जब मरीज ठीक तरह से अटेंड ना हो पाए तो डॉक्टर की कमजोरी नजर आती है। प्रोफेशन इज ऑलवेज अ प्रोफेशन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विस्की? ओह श्योर, थैंक यू। एक्चुअली पुराना पेशेंट है, बहुत ज़्यादा शराब पीने से लिवर डैमेज हो गया। ओह, अब मेडिसिन भी कितनी देर तक ही साथ देंगी ना। सोच रहा हूँ कि ऑपरेशन करें। आपके पास कम से कम एक आखिरी हथियार तो है ना डॉक्टर साहब। अब हमें ही देख लीजिए, किसी भी एप्लीकेंट को अनफिट करार देना कितना टीडियस है। वो तो यही समझती है कि शी इज़ द अप्रोप्रिएट चॉइस। अब उसे कैसे समझाया जाए कि मीडिया सेलिंग और ग्लैमर वर्ल्ड की डिमांड क्या है। इट्स अ सेलेबल प्रोडक्ट, क्लिक्स। आप तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं मिस्टर अग्निहोत्री, हर चीज़ को बहुत नाप तोल के बेचते होंगे ना। आप ठीक समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी हमारे प्रोफेशन पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। आज आप अकेले दिखाई दे रहे हैं। मिसेस शीतल बुराई बाहर गई जी। आपके एडवोकेट दोस्त की मेहरबानी काफ़ी रंग ला रही है मिस्टर अग्निहोत्री। इन वकीलों को किसी का घर जलते देख उस आग में अपनी रोटियां सेकने का बहुत मज़ा आता है ना। आज ही उसी आग में तो वो अपने घर की रोटी पकाते हैं। अब
प्रोफेशन का मामला है, ये तो आप भी जानते हैं। अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो भूखा ना मर जाएगा। शीतल मुझे छोड़कर अपने अपने घर चली गई। हर एक को अपने घर ही जाना है डॉक्टर साहब। कोई जल्दी चला जाता है तो कोई देर से। नहीं नहीं मिस्टर गिनत्री, ये सच नहीं है। शीतल शीतल मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वो ये डिसीजन अकेले कभी भी नहीं ले सकती। जरूर किसी के बहकावे में आकर उसने एक कदम उठाया है। मिस्टर गिनत्री, बाँझ होने का मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे लिए कोई बोझ थी। हाँ, मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब, आपके दुख को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और उनको अल्टीमेटली जाना ही था। हाँ, मेरा मतलब जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो अब देखिए ना, मैं तो भूल ही गया कि मैं किस काम से आपके लिए आपके पास आया था। एक्चुअली कल जिस एप्लीकेंट को मैं स्क्रीन टेस्ट करने वाला हूँ ना, अब बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात है कि ये वही उसी गांव से बिलोंग करती है जहाँ से आपने अपना करियर शुरू किया था, चिन्हैनी से। अच्छा, हाँ, और क्या नाम है उसका? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कल के फंक्शन में हमारे चीफ गेस्ट बने। हाँ ज़रूर, लेकिन नाम क्या है उसका? दीपशिखा कामनी, बड़ा अजीब नाम है नहीं? दीपशिखा कामिनी? किसकी बेटी है? I mean, उसके माँ बाप? नहीं है, किसी गार्डियन के पास रहती है। पर आप क्यों? उम्र क्या होगी? यही कोई 17 वर्ष। लेकिन ये कैसे पॉसिबल? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आप नहीं मिस्टर गिनत्री, मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे एक 17 साल की I mean, ये शायद ठीक नहीं है मिस्टर गिनत्री। अरे डॉक्टर साहब, आप तो भावुक हो। आप भी तो समझते हैं कि जो मीडिया में सुर्खियों में रहता है वही सुखी रहता है। मीडिया एडवर्टीजमेंट के नाम पर किसी का मासूमियत का गला घोटने को आप प्रोफेशन कहते हैं? हाँ, और देखिए ना, दोस्त मानकर मैं आपसे भी कहने वाला था कि अगर आप कभी मन करें तो Shut up! I'm sorry मिस्टर गिनत्री, मैं शायद आप से बाहर हो गया। मैं समझ सकता हूँ मैं कि आपके प्रोफेशन में इस तरह के गाइडलाइंस एक रूटीन मैटर होंगे, लेकिन ये सब कुछ आपकी निगरानी में होता है ना, अगर आप चाहें या ना चाहें तो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, ये सब कुछ मेरी निगरानी में होता है, क्योंकि इसके गाइडलाइंस भी मैं ही लिखता हूँ। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो ये गाइडलाइंस बदल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहूँ? किसी दूसरे मर्द की हम बिस्तर क्यों बनना चाहता मेरी बीवी? अगर चाहती तो वो रुक सकती थी। 16 साल तक स्टेरिलिटी का दाग लेकर आपकी पत्नी 16 साल के बाद आपको छोड़कर चली गई। अगर वो चाहती तो आपका साथ आगे भी दे सकती थी। फिर मैं क्यों चाहूँ डॉक्टर साहब, क्यों? अगर एतराज ना हो तो थोड़ी यस श्योर मिस्टर गिनत्री, मैं समझ सकता हूँ इस तरह के गाइडलाइंस आपके लिए एक रूटीन मैटर है। हाँ, लीजिए। ठीक, इस तरह के गाइडलाइंस तो मेरे लिए रूटीन मैटर्स हैं डॉक्टर राजू राय, लेकिन इन रूटीन मैटर्स को आगे चलाने के लिए हमें भी बहुत सोचना पड़ता है, उसी तरह से जिस तरह से मेरी बीवी बदचलन निकली और आपकी बीवी 16 साल के बाद आपको छोड़कर चली गई। आप क्या समझ रहे हैं डॉक्टर कि मैं जानता नहीं कि आप किस सोच में बैठे हैं और किस ढंग से आप मुझसे वो चीज जो आप मेरी सोच से कुछ ज्यादा तेज और चालाक निकले डॉक्टर।
ठीक कहा तुमने अग्निहोत्री। प्रोफेशनल सूट्स को फॉलो करने के गाइडलाइंस होते होंगे, लेकिन हमेशा मैंडेटरी नहीं, समझे तुम? ब्लडी हेल, एंड यू मस्ट डाई राइट नाउ। मत बनो, ये तो कत्ल होगा। तो तुम नहीं जानती, इस गंदी नाली के कीड़े को मैं अपना खून का खून चूसने नहीं दूंगा। इतने बरसों के बाद तुम्हारे खून में इतनी गर्मी कैसे आ गई? वैसे हो भी सकता है ये सच हो कि दीपशिखा कामनी तुम्हारी ही बेटी हो, लेकिन तुम तो उसे हौसला रखते नहीं ना अपना नाम देने के लिए, फिर इतना जज्बातों को उबाल क्यों? क्योंकि मैं जान चुका हूं कि वो मेरा ही खून है। दीपशिखा कामिनी मेरी बेटी है। यही हक कामनी ने तुमसे मांगा था। तुमने अपना पिंड क्यों छुड़ाया उससे और घात लगा दिया शीतल के सी हंसने पर, जुदा कर दिया उसे अपने हंस से। शीतल के पिता भी तो ये चाहते थे, और अगर उसकी शादी मुझसे ना हुई होती तो और भी अच्छा होता ना। एक पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट को कम से कम शर्मिंदगी का एहसास ना होता। अच्छा ठीक है, छोड़ो, थोड़े ठंडेपन से काम लो। कूल डाउन। तो क्या करूं मैं? हाँ, मेडिकल साइंसेस के वो ठंडे ब्रह्मास्त्र अभी भी तुम्हारे घर में पड़े हुए हैं। अगर तुम चाहो तो कल के स्क्रीन टेस्ट में अग्निहोत्री को फेल कर सकते हो। हाँ, नहीं, लेकिन होश आने के बाद जब उसे पता चलेगा तो? डॉक्टर, हार्ट मार्ट की मशीनरी में कभी भी कहीं भी ब्रेक डाउन हो सकता है, ये तो तुम जानते हो ना। और वैसे भी प्रोफेशनल गिमिक्स के एक्सपर्ट हो तुम डॉक्टर। ठीक। जी मिस्टर अग्निहोत्री जी, सब कुछ ठीक हो चुका है। शीतल वापस आ गई। हाँ भाई, आपको बताना तो जरूरी है क्योंकि अब आप तो हमारे करीबी हो चुके हैं। क्या 2 मिनट में? प्लीज आइए, जल्दी आइए। मैं आज बहुत खुश हूँ शीतल, तुम वापस आ गई। अब मिस्टर अग्निहोत्री भी हमारी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, कह रहे हैं बस 2 मिनट में आ रहे हैं। बहुत देर कर दी उन्होंने। अब सुना है कि इस बार कैक्टस का एडिशन निकलने में बहुत देर हो गई उनको। हाँ, वो एक्चुअली कोई कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए शायद डिले हो गया होगा, लेकिन ये उनकी प्रॉब्लम है, उससे हमें क्या लेना था। सही कहते हो, ये तो उनकी प्रॉब्लम है। और वैसे भी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ पल भर में सुलझा लेते हैं और कुछ को 16 वर्ष लग जाते हैं। ठीक कहा तुमने, लेकिन अब सब कुछ साफ है, कोई मोड़ नहीं, कोई क्रॉस रोड नहीं। अरे किस मोड़ की बात हो रही है डॉक्टर साहब? ओह मिस शीतल राय, कंग्रेचुलेशन आपके वापस आने की। आखिर आपको वापस आना ही पड़ा। जी हाँ, आना ही पड़ा, क्योंकि हर मंजिल पर पहुंचने के लिए एक क्रॉस रोड से होकर गुजरना ही पड़ता है। अब आप लोग बैठिए, मैं ज़रा ड्रिंक्स देखती हूँ। प्लीज अग्निहोत्री साहब बैठिए। थैंक यू। और बताइए, कैसा चल रहा है आपका कैक्टस? सुनने में आ रहा है कि उसके डिले के बावजूद उसकी मांग की गर्मी बहुत बढ़ गई है। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? अजी कोई खास जादू नहीं, सिर्फ अपनी थोड़ी सी मेहनत है और आपके साथ का मिरेकल है डॉक्टर साहब। राज भी मिरेकल्स पर बहुत विश्वास रखते हैं। क्यों राज? भाई ये दुनिया भी तो मिरेकल्स के दम पर ही कायम है ना? ड्रिंक्स। श्योर। आज बहुत खुशी का दिन है, तो मैंने भी ये वक्त चुना तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज?
मैं माँ बनने वाली हूँ राज। वी वाह डॉक्टर साहब, कंग्रेचुलेशंस। ये तो सचमुच में मिरेकल की बात हो गई। क्या कहा तुमने? तुम माँ? अरे ये मजाक करने का वक्त नहीं है शीतल। आज खुशी का वक्त है। हाँ, ये ऐसा मजाक, ये कैसी बातें कर रहे हो राज तुम? ठीक है तो बोल रहा हूँ मैं। तुम माँ? इतनी खुशी के मौके पर तुम कैसी बातें कर रही हो तुम? मिस्टर अग्निहोत्री, कैसी बातें कर रही है, समझाइए ना। ये माँ कैसे बन सकती है? डोंट टच मी, डोंट टच। मिस्टर अग्निहोत्री, ये सच हो ही नहीं सकता ना। ये कैसे हो सकता है? ये माँ, ये मिस्टर अग्निहोत्री, शायद ये किसी और का पाप निरिष्ट। हाँ, ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्यों कैसे क्यों बताऊं नहीं हो सकता? मैं कैसे बताऊं आप लोगों को कि मिस्टर अग्निहोत्री, कामिनी के साथ उस हादसे के बाद मैंने खुद अपने आप को, हाँ यस डॉक्टर, यस। हाँ, कामनी की बदनामी से उठने वाले बदनामी को और अपने करियर के ढलते हुए सूरज को धब्बा लगने से बचने के लिए तुमने मेडिकल साइंसेस के ब्रह्मास्त्र अपने आप पे खुद इस्तेमाल किए। ये क्या? अश्वत्थामा बनकर अपनी बीवी की कोख में रेगिस्तान का बिस्तर बिछाकर तुम 16 साल तक गहरी नींद सो रहे। अब तुम्हें जागना पड़ेगा डॉक्टर। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कैसे? शीतल, कामनी मेरी बीवी थी। मुंबई में आकर उसने मेरी गोद में दम तोड़ा था। दीपशिखा कामनी तुम्हारा पाप मेरी बच्ची है। और वो स्क्रीन टेस्ट नाटक था डॉक्टर। तुम जैसे जलील आदमियों के लिए प्रोफेशन को बदनाम करने का यही तरीका है। इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। झूठ का इतना बड़ा नकाब ओढ़कर तुम मेरे साथ चलते रहे और मैं सोचती थी कि कमी मुझ में है। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? तुम जानते हो डॉक्टर, उस दिन तुम्हारी सब बातें मैंने एडवोकेट बख्शी से सुन ली थी और शीतल ने सेपरेशन फाइल करना ही ठीक समझा जब उसने उस दिन मुझे यहाँ पे आया देखा। उसने जल्दी से सेपरेशन फाइल किया और शीतल तुम जानती हो तुमने आगे से क्या किया था। हाँ, जिस रात तुम्हें दिल्ली जाना पड़ा, उस रात शेखर आया था। शीतल, दीपक, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं शीतल। तुम्हें शर्म नहीं आती? 16 साल पहले वाली शीतल अब मर चुकी है और मैं मिसेस ओब्राय हूं। नहीं शीतल, नहीं, तुम गलत सोच रही हो। तुम मिसेस ओब्राय नहीं, तुम बिल्कुल शीतल हो। शीतल, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ कितना घिनौना मजाक हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे नाश पा सकने की हाथ ने तुम्हें अंधा कर दिया है और एक पति की गैर हाजिरी में उसकी पत्नी के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें। नहीं शीतल, नहीं, राज तुम्हारा पति नहीं है, वो एक वैश्य दरिंदा है। अगर तुम्हें उसके बारे में पता चल जाए तो तुम खुद उसका गला घोट दो। झूठ बोल रहे हो तुम। सच कह रहा हूँ शीतल। नहीं दीपक, कह दो कि ये झूठ है। राज मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। अपने आप को जलाकर मैंने उनके रास्ते में रोशनी की है, उनका हर जगह साथ दिया है, लेकिन वो मेरे साथ इतना घिनौना मजाक कैसे कर सकते हैं?
प्लीज प्लीज शेखर, प्लीज कह दो ना ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं शीतल, नहीं, ये झूठ नहीं है शीतल, यही यही सच है शीतल, यही सच है। अगर ये सच है तो अग्निहोत्री, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल साइंसेस के ब्रह्मास्त्र चलाने का तुम्हें बहुत शौक था ना डॉक्टर ओबराय, लेकिन यह सब कहानी सुनने के बाद, जानने के बाद, उस वक्त मैं शीतल के पास गया। तुम्हें याद है, उस दिन शराब के नशे में मैं जानबूझकर धुत हुआ था ताकि तुम्हें अपने मोहरे चलाने का पूरा मौका मिल सके। मेडिकल साइंसेस के ब्रह्मास्त्र चलाने का पूरे बहुत शौक है ना, लेकिन उससे पहले मैं और शीतल अपने मोहरों से पिटते अब तुम्हें कैसा लग रहा है डॉक्टर ओबराय? मैं जानता हूं डॉक्टर ओबराय, जिस गंदी नाली के टेप बम की तरह तुमने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। शीतल मुझसे प्यार करती थी, उसके पिता को मंजूर नहीं था कि मैं एक टाइपिस्ट उसकी जिंदगी में आऊं, और उसने तुम्हारी आग में उसको फूंक दिया। लेकिन तुम्हें ब्रह्मास्त्र यूज करने का बहुत शौक था ना, और इसलिए उस दिन बेहोश होकर मैंने तुम्हें पूरा मौका दिया। और अब मैं तुमसे जा रहा हूं डॉक्टर ओबराय। अपने ही मोरों से पिटते हुए तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? गुड नाइट डॉक्टर, जा रहा हूं मैं। शीतल, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। शीतल, 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 मेरी बात सुनो। शीतल, 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 देखो वो शीतल, वो बच्चा मेरा। बच्चा, वो बच्चा मेरा है ना? हाँ, वो बच्चा मेरा है ना? हाँ, तुम रोको ना शीतल को। हाँ, तुम शीतल को रोको ना। हाँ, देख शीतल, हमारा परिवार पूरा हो चुका है शीतल। देखो वो मैं उसे पूरा अपनाने के लिए तैयार हूँ शीतल। हाँ, तुम शीतल, डॉक्टर, आखिर रेगिस्तान में कैक्टस उग ही आया ना। अब सीजर्स और स्कैल्पर्स का क्या करोगे? किसी काम के नहीं रहे, किसी गंदी नाली में फेंक दो उसे। ये गर्म मास में ठंडे औजार चला चला कर थकते नहीं हो तुम? बोलो। हाँ बोलो। बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं चल सकता। This has to stop now. इसे अब खत्म होना होगा। हाँ, मेरी बेस्ट। एक और ब्रह्मास्त्र का तजुर्बा नहीं करोगे? नहीं, अब नहीं। अगर तुम चाहते हो कि इस सिस्टम का अंत हो, इन प्रोफेशनल गिमिक्स का सिस्टम का अंत हो जाए, तो शुरुआत भी तुम्हें खुद से करनी होगी। Yes. अगर चाहते हो कि कोई नया राज ओबराय जैसा टेप बम
अपनी कुंडली के आंकड़े जोड़ना ना शुरू कर दे तो अपने आप को खत्म कर डालो डॉक्टर। शूट योरसेल्फ हियर एंड ओनली। मार दो खुद को। किल योरसेल्फ। मारो यस, मार दो डॉक्टर, मार दो। This has to stop now. This has to stop now. This has to stop now. This has to stop now and forever. नहीं ये मैं क्या कर रहा था? हाँ? मैं राज ओबेरॉय हूँ। मैं अपने आप को गोली मार रहा था। ये क्या कर रहा था मैं दीपक, शीतल, मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो किससे भगा लिया तुमने। राज ओबेरॉय नाम है मेरा, राज ओबेरॉय। Bloody hell! अभी आप देख रहे थे नाटक कैक्टस का मंचन। Now I would like to request to the director to come on the stage and please introduce his cast of the play Cactus. पहले तो जोरदार इनके लिए ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी गर्मी में जितने भी लोग आए हैं अपना टाइम निकाल के आए हैं। एसी भी नहीं है हॉल में और आपने हमें 1-1.5 घंटा जो है बर्दाश्त किया है यहाँ पे। कैक्टस नाम का ये प्ले था जिसे मैंने लिखा था, डायरेक्ट भी मैंने किया था, लेकिन मेरी टीम जो है उसने इसको निभाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उनको मिलाना चाहता हूँ सपना सोनी, जिन्होंने इनर कॉन्शियस का काम किया, आदित्य भानु, डॉक्टर राज ओबेरॉय, बिंदिया चंदन, मिसेस शीतल ओबेरॉय, सुप्रीम कोर्ट मिसेस तनेजा, ये हमारे साथ नए जुड़े हैं। पहली बार इन्होंने स्टेज पे काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको उनका काम पसंद आया होगा। ये ऑन स्टेज कास्ट थी और बैक स्टेज में हमारे साथ शुरू से एंड तक स्टेज सेटिंग से लेके लाइट्स तक, म्यूजिक तक मिस्टर सुनील प्रकाश शर्मा है। अगर वो पीछे से यहाँ आते, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज का नाटक हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होता। म्यूजिक पे हमारे साथ अतुल चिल्लोता थे, वो पीछे बैठे हुए हैं। अतुल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आ जाओ यहाँ आ जाओ। और बैक स्टेज के ऊपर कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और स्टेज मैनेजमेंट और बाकी के जितने भी काम थे, 2-3 लोग थे। हाँ, उन्होंने उसको पूरा संभाल के रखा। उसमें डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर साहब, इनके साथ तानी देओल, जिन्होंने मेकअप और कॉस्ट्यूम्स के ऊपर पूरा ख्याल रखा, तानी देओल, और रितु कुमारी, ये भी हमारे साथ एक बिल्कुल नई बच्ची जुड़ी है। बहुत शौक रखती है थिएटर को, इसे देखने भी आई थी और इसने हमारे साथ काम भी किया। अकेडमी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल किया। हालांकि गर्मी बहुत है और कुछ हैं इम्पेडिमेंट्स हैं हॉल में, तो लेकिन ये है कि एक कार्य शुरू हो चुका है वो। हाँ, मैं एंड में एक नाम जरूर लेना चाहूँगा, उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज के ऊपर। मिस्टर आशीष कोहली यहाँ बैठे हैं, वहाँ ऊपर आ जाइए प्लीज़। बेसिकली आशीष कोहली जो है ये हमारी टीम के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं। थिएटर में भी जुड़े हुए हैं। और आपको एक और बात बताता हूँ, थिएटर इन्होंने 2014 में किया था मेरे साथ, उस वक्त किया था इन्होंने मेरे साथ। तो अब हम इकट्ठे फिल्में भी बना रहे हैं और थिएटर में भी कार्य कर रहे हैं। ये हमारे हर थिएटर में, हर फिल्म में हमारे ये समझ लो हमारे एक बड़े जो है उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डॉक्टर साहब।